ओके मलिक। सो बेसिकली गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हम लोग जो बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन फर्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल्स, मेंबरशिप, ब्रांच ऑफिसर्स। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन शेड्यूल्स। ओके, बिफोर द ब्रेक हमने ऑलरेडी पढ़ा था शेड्यूल में अपने पास दो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल चार पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एंड सेकंड शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो अभी मैंने ये इसका चार्ट ऐसे बना के रखा हुआ है। ओके, शेड्यूल 1, शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके पार्ट 1, 2, 3, 4, और उसके बाद है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1, 2, 3। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपको याद होगा, पार्ट 1 इज एप्लीकेबल टू whom? इट इज एप्लीकेबल टू सीए इन प्रैक्टिस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, दूसरा पार्ट 2 इज एप्लीकेबल टू सीए इन सर्विस, ये आप ध्यान रखिए। ओके, जो मेंबर है वो, ओके, ये है जनरली यानी दोनों का एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पार्ट 3, और पार्ट 4 इज जनरली अदर मिसकंडक्ट। उसी तरह सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 इज एप्लीकेबल टू सीए इन प्रैक्टिस, अगर याद होगा तो आपको बिफोर द ब्रेक अपन ने देखा। उसके बाद पार्ट 2 इज जनरली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एंड पार्ट 3 इज जनरली अदर मिसकंडक्ट। ओके, अब यहां पर अपन देखेंगे, अपन इंडिविजुअल शेड्यूल से पार्ट चालू करेंगे। तो अपन पहले फर्स्ट शेड्यूल से पार्ट चालू कर रहे हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1, अगर पार्ट 1 देखेंगे तो अपने पास टोटल 12 क्लॉजेज है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, पार्ट 2 में हमारे पास दो क्लॉजेज है। ये अपन पहले दोनों काम करते हैं। ओके, ये दोनों पार्ट खत्म करते हैं, उसके बाद आगे पार्ट 3 और पार्ट 4 पे जाते हैं मालिक। ओके, तो पहले ये दोनों सीए इन प्रैक्टिस का और सीए इन सर्विस का करते हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में अपना सबसे ज्यादा मेन टाइम कंजम्पशन रहेगा। सबसे ज्यादा जो टाइम जाएगा वो अपना पार्ट 1 में जाएगा। ओके, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में। एंड अगर अपना कंट्रोल इसमें से देखा जाए तो वहां पर भी अपने कंट्रोल 2-3 क्लॉजेस में ज्यादा है। ओके, दो टाइम ज्यादा 2-3 क्लॉजेस में लगेगा। ओके, लेट मी गिव यू एक जो छोटा सा आइडिया, जस्ट हिंट याद रखना। जब भी आप कोई आंसर लिखोगे तो आपको याद रखना होगा, आपको ऐसा लिखना होगा, फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है और उसका क्लॉज 1 है। यानी आपको ध्यान रखना होगा, तीन चीजें होती है। ओके, क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 3 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 4 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 5 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। उसी तरह क्लॉज 1 पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल। ओके, जब भी आप क्लॉज नंबर लिखो तो 1 2 3 4 नॉर्मल लिखते वैसे लिखना है। ओके, पार्ट लिखना है तो आपको रोमन में लिखना है 1 2 3 4, और फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल लिखना है तो आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे, क्लॉज 1 नॉर्मल में 1, उसके बाद ऑफ पार्ट 1, ओके, रोमन में 1, ओके, ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ओके, टू द सीए एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये पॉइंट आपका लिखने का तरीका रहेगा। ये मैंने ऑल टुगेदर मेन लेक्चर में आपको समझा दिया है। ओके, बस अभी स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं कि किस तरह से इसको कवर करना है। ओके, नेवरदलेस बिफोर गोइंग ऑन एनी थिंग एल्स, ओके, जिन्होंने मेन लेक्चर किया हुआ है दे आर ऑलरेडी अवेयर कि किस स्ट्रक्चर से, किस मोड से मैं करवाता हूं, शॉर्टकट कैसे होते हैं इसको याद रखने के। ओके, नेवरदलेस यू फॉलो दैट पॉइंट। ओके, बट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज अपने पास टाइम कंस्ट्रेंट एंड अदर थिंग्स रहेगा, आई विल बी डिस्कसिंग डायरेक्टली द कंटेंट एज सच। तो नेवरदलेस, ओके, विल डिस्कस द कंटेंट है, केस स्टडी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस। खाली इसका उसका कंटेंट अपने नोट से उड़ा दिया, उसका हाँ या ना डायरेक्टली जिक्र करेंगे और डिस्कशन करेंगे, दैट्स इट। दिस इज हाउ द कंटेंट विल गेट ओवर। तो पहले बात करते हैं पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। अगर अपन नोट्स की तरफ जाते हैं तो यहां पर है आपका फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है? फर्स्ट शेड्यूल बोलता है पार्ट 1, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस। अब क्या बोला जा रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, यानी आगे जो क्लॉजेस में लिखा होगा, ओके, वो अगर करता है तो वो गिल्टी माना जाएगा। A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he. A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he. Okay, चालू करते हैं एक एक आंसर। If he, पहला क्लॉज मालिक, clause 1 allows any person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and is a partnership with or employed by him. यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप किसी भी पर्सन को ओके आपके नाम पे प्रैक्टिस करने दोगे तो आप प्रोफेशनल गिल्टी पाए जाओगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाए जाओगे, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाए जाओगे। क्लॉज 1 के हिसाब से यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू अलाउ एनी अदर पर्सन टू नेम इन योर, ओके, टू प्रैक्टिस, ओके, इन द नेम ऑफ यू, ओके, एज ए सीए प्रैक्टिस
एक्सेप्ट दिया हुआ है, एक्सेप्ट अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड बोला है, यानी वो सीए इन प्रैक्टिस होना जरूरी है, एंड इज इन पार्टनरशिप विथ और एम्प्लॉयड बाय हिम। ओके, या तो वो पार्टनर होना चाहिए नहीं तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। दिस इज क्लॉज 1। ओके, तो क्लॉज 1 ओके अलाउ टू प्रैक्टिस, ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, क्लॉज 1 में अलाउ टू प्रैक्टिस, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। इसके मैं एग्जांपल डिस्कस करते जाऊंगा, नीचे एग्जांपल्स डिस्कस करते जाऊंगा। ओके, तो पहले एक बात करें। ओके, एग्जांपल मतलब जो भी पॉइंट रहेंगे वो डिस्कशन के। ओके, 111 इस कंटेक्स्ट को आप ध्यान रखना। 1111 क्या होता है? 1 ओके, क्लॉज 1 पार्ट 1 एंड शेड्यूल 1। ओके, यानी 111 के कंटेक्स्ट के लिए ओके, आप किस तरह से गिल्टी पाए जाओगे अगर आप सीए हो, अगर आपने किसी और को प्रैक्टिस करने के लिए दिया, ओके, आपका नाम यूज करने दिया तो गिल्टी पाए जाओगे। अगर आप किसी नॉन सीए को दे रहे हो नाम यूज करने, पॉसिबल नहीं है, गिल्टी पाए जाओगे। अगर कोई सीए है उसको दे सकते हो क्या, लेकिन कंडीशन है। ओके, सबसे पहली कंडीशन आप ध्यान में रखो। ओके, या तो वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, ओके, और नॉन प्रैक्टिसिंग मतलब वो सर्विस में है। तो सर अगर नॉन प्रैक्टिसिंग है तो आप उसको नहीं दे सकते अपना नाम ओके यूज करने के लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग है तो आपको 3 कैटेगरी ध्यान रखनी होगी। 3 कैटेगरी क्या है? एग्जाम्पल, वो आपका पार्टनर है, दूसरा क्या वो आपका एम्प्लॉय है, एंड तीसरा वो अदर्स है। तो आप ध्यान रखिए, पार्टनर को आप दे सकते हो, एम्प्लॉय को आप दे सकते हो, अदर्स को आप नहीं दे सकते। सर ये कंटेक्स्ट समझाइए ना, समझाइए, एकदम सिंपल एग्जांपल है। ओके, अगर कोई नॉन सीए है तो मैं उसको अमित तातेड़ या एटीएन कंपनी एज सच एटीएन कंपनी के नाम पे प्रैक्टिस करने नहीं दे सकता। ठीक है सर, नॉन सीए को, ठीक है। तो सर जो सीए है वो, अगर कोई सीए इन सर्विस है उसको भी एटीएन कंपनी के नाम पे प्रैक्टिस करने नहीं दे सकता। ठीक है सर। तो सर सीए इन प्रैक्टिसिंग है उसको, जो सीए इन प्रैक्टिसिंग है उसको, ठीक है, उनको दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है। कंडीशन साथ में क्या लिखी हुई है अगर आपको याद होगी, कंडीशन वाज वेरी क्लियर। कंडीशन सेज ओके, याद रखना, प्रैक्टिस होना चाहिए एंड यानी पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप नोट करोगे, सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, और साथ में ओके वो पार्टनरशिप या एम्प्लॉय होना चाहिए। सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए और साथ में पार्टनरशिप या एम्प्लॉय होना चाहिए, तब जाके ये काम होगा। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो प्रैक्टिसिंग सीए और आपका पार्टनर है ओके, वो आपके नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है, एटीएन कंपनी के नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है और वो सीए इन प्रैक्टिस है तो वो आपके नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, वो आपके नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है। डिड यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ओके, लेकिन कोई अदर्स है। सर अदर्स मतलब क्या हो गया? एग्जांपल लेते हैं, समझने शुरू। ओके, मैं सीए इन प्रैक्टिस हूं, ओके, और मेरा फर्म का नाम है एटीएन कंपनी। ओके, मेरा एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, ओके, जो सीए इन प्रैक्टिस है, क्या वो एटीएन कंपनी यूज कर सकता है? आंसर इज यस। मेरा एक पार्टनर है मिस्टर बी, क्या वो एटीएन कंपनी के नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है? यस। ओके, आप पॉइंट समझने शुरू। मेरा भाई है सुमित, ओके, सुमित, ओके, वो मेरा पार्टनर नहीं है, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ओके, बट वो प्रैक्टिसिंग सीए है। प्रैक्टिसिंग सीए अदर्स में वो आते हैं, प्रैक्टिसिंग सीए अदर्स में वो आते हैं। क्या वो मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है? आंसर इज नो। तो मेरे नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए खाली प्रैक्टिसिंग सीए होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिसिंग सीए एंड ओके वो एम्प्लॉय या मेरा पार्टनर होना चाहिए, दैट इज सीए। अगर आपने जिधर जिधर कट किया है उन लोगों को आपने प्रैक्टिस करने को दिया, आपका नाम इनको दिया, तो आप गिल्टी पाए जाओगे। अगर जो टिक हा किए हैं उनको दिया तो आपके लिए गिल्टी नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? स्टोरी खत्म। तो पहला क्लॉज खत्म आपके लिए। ओके, ये हो गया क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या बोलता है देख लीजिए। पे और अलाउ और एग्रीज टू पे और अलाउ, या तो आप पे करते हो या अलाउ करते हो, या एग्री टू पे करते हो या अलाउ करते हो। क्या? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली पे करोगे या इनडायरेक्टली पे करोगे। एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपके प्रॉफिट में से या आपके फीस में से जो आपको प्रोफेशनल बिजनेस में मिल रही है, आपके प्रोफेशनल बिजनेस में मिल रही है, उस फीस में से या उस प्रॉफिट में से अगर आप शेयर करते हो या कमीशन देते हो या ब्रोकरेज देते हो, ओके, ब्रोकरेज देते हो टू एनी पर्सन अदर देन, यानी आप कोई पर्सन को अगर ये शेयर देते हो, ब्रोकरेज देते हो या कमीशन देते हो आपके प्रोफेशनल बिजनेस में से पैसे, अदर देन मतलब अदर देन जो बोला है उनको दे सकते हो। ओके, जो अदर देन नहीं है, ओके, अदर देन में नहीं आ रहा है, उनको नहीं दे सकते। और अगर उनको आपने दिया, यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो सर मैं किसको किसको दे सकता हूं? देखिए, नाम देखिए, अदर देन इनको दे सकते हैं, मतलब अदर देन इनको दे सकते हैं, मतलब किसको किसको दे सकते हैं? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ओके, ठीक है, आईसीए का अगर कोई मेंबर है तो उसको दे सकते हैं।
पार्टनर, आपका पार्टनर है उसको दे सकते हैं, आपका रिटायर्ड पार्टनर है उसको दे सकते हैं, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, यानी आपका कोई पार्टनर था और भाई चले गए दुनिया छोड़कर और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है, दे सकते हैं, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। ओके, आईसीआई ने अपने काउंसिल ने कुछ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी बताई है, ओके, प्रोफेशनल बॉडी बताई है, तो अगर उनके कोई मेंबर है तो उनको दे सकते हैं, और विद सच पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी अपने काउंसिल ने, अपने इंस्टीट्यूट ने ओके कुछ क्वालिफिकेशन दी है उनके साथ में उनको दे सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, यानी यहां पर क्या देना है, अपने शेयर, अपने को जो प्रोफेशनल बिजनेस में पैसा आ रहा है उसमें से शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, इन सिंपल वर्ड, ओके, इन सिंपल वर्ड इंस्टीट्यूट चाहती है ओके यार कमीशन ब्रोकरेज के बेसिस पे आपको काम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट एट द सेम टाइम ये भी बोलती है अगर कोई मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है उससे आप कोई कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हो उसको चल जाएगा, अगर कोई आपका पार्टनर है दे रहे हो चल जाएगा, देंगे ना, पार्टनरशिप फॉर्म में तो अपन वही देंगे ना, ओके, पार्टनर है या रिटायर्ड पार्टनर है क्योंकि उसके गुडविल के नाम पे अपने को काम मिल रहा होगा, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में और प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स या ओके क्वालिफिकेशन दिए हुए उनके साथ में भी आप पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो, इट मींस उनके साथ में भी आप रेम्युनरेशन शेयर कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, यानी एकदम क्लियर कट पॉइंट है, एकदम क्लियर कट स्ट्रक्चर है, आप अपने फीस में से, अपनी मेहनत का पैसा, आपको जो प्रोफेशनल फीस आएगी उसमें से कमीशन, ब्रोकरेज शेयर नहीं देना अनलेस अंटिल ये सब लोग नहीं हो। तो ये सब लोग कौन कौन हुए, तो सब लोग में अगर आप देखोगे, नोट करोगे तो कौन कौन हो गया, मेंबर हो गया अपने आईसीआई का, ठीक है मालिक, दूसरा आपका पार्टनर हो गया, ओके, तीसरा आपका रिटायर्ड पार्टनर हो गया, चौथा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर हो गया, पांचवा प्रोफेशन मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो गया, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो गया, एंड लास्ट क्वालिफाइड मेंबर हो गया, क्वालिफाइड पर्सन हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है सर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी कौन है, तो अपने इंस्टीट्यूट ने प्रोफेशनल बॉडी के इसमें कुछ नाम डिफाइन किए हैं, सर व्हाट इज प्रोफेशनल बॉडी के नाम, प्रोफेशनल बॉडी में इन लोग ने बोला सीएस इंस्टीट्यूट आती है, आईसीएसआई, सीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट आती है, सीएमए इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं अपन, उसके अलावा एडवोकेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवोकेट, लीगल इंस्टीट्यूट के पॉइंट है, ओके, उसके अलावा एक्चुरी की इंस्टीट्यूट, और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, ओके, ये भी आती है, यानी अगर कोई मेंबर है सीएस इंस्टीट्यूट का या सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट का या एडवोकेट मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉयर्स का या एक्चुरिस्ट का या आर्किटेक्ट के, इन इंस्टीट्यूट के कोई मेंबर्स है, इन इंस्टीट्यूट के कोई मेंबर्स है, ओके, उनके साथ आप उनको कमीशन दे सकते हो, उनको कमीशन दे सकते हो, लॉजिक सिंपल है यार, ओके, अगर उनसे कोई काम आ रहा है तो डेफिनेटली वो अपना शेयर मांगेंगे, वो जब काम देंगे आपको तो वो कहीं ना कहीं कमीशन मांगेंगे, क्योंकि आपको काम जो मिल रहा है वो ओके आपस में डिवाइड हो रहा है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन है उनके साथ उनको शेयर देने में दिक्कत नहीं हमें, ओके, तो ये सिनारियो ये लोग ने बोला है, प्रोफेशनल बॉडी बोली है, ओके, उसके बाद सर क्वालिफिकेशन कौन से बोले, क्वालिफिकेशन अगर वो बॉडी वो बोली है तो क्वालिफिकेशन भी वही रहेंगे ना मालिक, तो क्वालिफिकेशन क्या है, ओके, सीएस है, सीए मत लिखना, सीए तो वैसे ही है ना, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसको दे सकते हैं, सीडब्ल्यू है, ओके, सीए में जो अपन बोलते हैं, ओके, उसके बाद एक्चुरी यानी एक्चुरी वाला बंदा जो एक्चुरिस्ट है, उसके बाद आर्किटेक्ट वाला बंदा, उसके अलावा बीटेक होता है, बीटेक को आप दे सकते हो, यानी बीटेक को आप कमीशन दे सकते हो, बीटेक कोई किया हुआ बीटेक या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन लॉ अगर कोई किया है, बैचलर इन इंजीनियरिंग कोई किया है या एमबीए है, इनके साथ में आप कमीशन शेयर कर सकते हो, ओके, ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो आपको समझना होगा ये एक्सेप्शन है, अगर एक्सेप्शन आपको समझना होगा तो एक्सेप्शन मतलब क्या, इन शॉर्ट ये पॉइंट आपको समझना होगा कि भाई यहां पर इन लोगों को ओके अपन कमीशन दे सकते हैं, इन लोगों को अपना शेयर दे सकते हैं, इन लोगों को ओके अपने ब्रोकरेज दे सकते हैं, यानी अगर ये इनको ब्रोकरेज क्यों देंगे, कमीशन क्यों देंगे, प्रैक्टिकल समझो, इनसे कुछ काम आ रहा होगा, तो अगर आर्किटेक्ट से कुछ काम आ रहा है, ओके, आर्किटेक्ट के पास से क्लाइंट से उनको वो मेरे को क्लाइंट भेज रहा है तो डेफिनेटली कमीशन लेगा, ठीक है, ओके, बीटेक वाला बंदा है अगर मुझे कोई काम दे रहा है तो मैं उसको कमीशन दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रोकरेज दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर एमबीए वाला कुछ लेके आ रहा है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बिजनेस लेके आ रहा है, ओके, डेफिनेटली ये चलेगा, तो यहां पर 2 तरह एग्जम्पशन क्या क्या देखो, एक्सेप्शन क्या क्या देखो, मेंबर ऑफ आईसीआई, दूसरा आपके लिए है पार्टनर, तीसरा है रिटायर्ड पार्टनर, चौथा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इधर तक तो क्लियर है। उसके बाद ये लोग नाम क्या देते हैं, ओके, अगर कोई मेंबर है ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, यानी प्रोफेशनल बॉडी उन लोग ने बताई है 5, सीए की इंस्टीट्यूट, सीएस की इंस्टीट्यूट, सीडब्ल्यू की इंस्टीट्यूट, ओके, आर्किटेक्ट की इंस्टीट्यूट, लॉयर की इंस्टीट्यूट और एक्चुरी की इंस्टीट्यूट, इनके अगर कोई मेंबर है, यानी अगर उन्होंने एग्जाम पास नहीं होगी लेकिन इनके मेंबर्स होंगे, आइडर उनका क्या कैटेगरी अपना डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर इनके कोई मेंबर है उनके साथ भी आप कमीशन शेयर कर सकते हो,
और दूसरे सिनारियो उसके बाद और एक चीज बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो गया, उसके बाद स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन, यानी क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन रहेंगे। तो क्वालिफाइड पर्सन में इन लोग ने लिस्ट अच्छी खासी एलोबरेट कर दिया अभी। ओके, क्वालिफाइड पर्सन में कौन है, सीएस है, सीडब्ल्यू है, उसके साथ एक्चुअरी है, आर्किटेक्ट है, ओके, बीटेक है, बैचलर इन लॉ है, बैचलर इन इंजीनियरिंग है। तो बीटेक, बैचलर इन लॉ मतलब लॉयर हो गया, ओके, बीटेक आ गया, ध्यान में रखो, बैचलर इन इंजीनियरिंग ध्यान रखो, और एमबीए, इनके साथ में भी काम हो सकता है, इनके साथ में भी आपको शेयर कमीशन दोगे तो आप गिल्टी नहीं पाओगे। इनके अलावा अगर आप शेयर कमीशन किसी को दे रहे हो, ओके, नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक डायरेक्टर ऑफ कंपनी है जो मेरा क्लाइंट है, ओके, क्लाइंट बोलता है ठीक है मेरे पास और एक उसका दोस्त है, ओके, जो भी उसका क्लाइंट है, वो बोले उसका काम मैं तेरे को देने को रेडी हूं, ओके, उसका काम मैं तेरे पास ही करवाऊंगा, लेकिन उस काम में से मेरे को 10% चाहिए, तेरे रेम्युनरेशन में चाहिए। और जो क्लाइंट है सामने, अपना जो क्लाइंट है, ओके, वो एक कोई ये इस कैटेगरी में नहीं आता, अपना जो क्लाइंट है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। ओके, अब मेरे को बताओ क्या ये इस तरह से अरेंजमेंट चल पाएगा या मैं गिल्टी पाऊंगा? 100% मैं गिल्टी पाऊंगा। लेकिन ओके, जो मेरा क्लाइंट है वो इंजीनियर है, या मेरा जो क्लाइंट है वो आर्किटेक्ट है, मेरा क्लाइंट ही आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट बोलता है उसके कुछ क्लाइंट के ऑडिट करवाने हैं, तो उस जो क्लाइंट भेजेगा, ओके, उसके 10% चलेगा क्या इस केस में? चलेगा, बिकॉज वो है भाई मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, या तो क्वालिफाइड पर्सन में आ रहा है। ओके, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड। मेरा कोई क्लाइंट है जो एक्चुरिस्ट है, ओके, एक्चुरिस्ट है, या ओके, मेरा कोई क्लाइंट है उसका दोस्त एक्चुरिस्ट है, और एक्चुरिस्ट मेरे को बता रहा है कि उसके पास और 2-3 क्लाइंट है, उनके ऑडिट करवाने हैं, ओके, वो आपके पास भेजेगा तो 10% कमीशन लेगा। चलेगा क्या? उसको कमीशन दिया हुआ चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन में है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, दिस इज क्लॉज 2, यानी क्लॉज 2 में याद रखना। क्लॉज 2 को कैसे याद रखेंगे? क्लॉज 2 को मैं जैसे याद रखता हूं, ओके, याद रखना क्लॉज 2 में, ओके, पे, क्लॉज 2 में जो आएगा वो आएगा पे और एग्रीज टू पे, एग्री टू पे क्या? कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर आउट ऑफ प्रोफेशनल रेमोनरेशन से। अब इसमें पंचायती मत करना भाई, ऐसा हो सकता है सर मैं कोई फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, फ्लैट ढूंढते ढूंढते मेरे को एक रियल एस्टेट एजेंट है, ओके, उसने मेरे को फ्लैट दिखाया, और फ्लैट खरीदने के लिए मैं उसको अभी मालूम है ना आपको, परसेंटेज 1% कमीशन देना पड़ता है। अब मत बोलना अरे कमीशन दिया सर, अबे ये कमीशन किस में से है? प्रोफेशनल बिजनेस में से। आपको जो बिजनेस मिल रहा है उसमें से कमीशन नहीं दे सकते आप, ओके, दिस इज आउटसाइड द प्रोफेशनल पॉइंट, ओके, प्रोफेशनल बिजनेस आपको जो काम मिल रहा है उसमें से नहीं दे सकते। तो यहां पर ओके, अगर आप देखोगे तो ये हो गया 211। सर 211 मतलब क्या? क्लॉज 2, ओके, पार्ट 1 एंड शेड्यूल 1, ओके, फर्स्ट शेड्यूल। जब क्लास में रहता तो मैं इसके ऊपर ही एम्फेसाइज करता हूं, मैं रटने के लिए इसी को बोलता हूं 111, 211, 311 एंड सो ऑन। ओके, ये पॉइंट में 211 के कंटेक्स्ट में आप ध्यान देखोगे, ओके, क्लॉज 2 पार्ट 1 और फर्स्ट शेड्यूल का पॉइंट का क्या कंटेक्स्ट होगा, आप किसको किसको दे सकते हो। मैं एक्सेप्शन की लिस्ट बना रहा हूं, एक्सेप्शन की लिस्ट नीचे लिख रहा हूं, एक्सेप्शन की लिस्ट ध्यान में रखना। एक्सेप्शन की लिस्ट, सबसे पहले मेंबर ऑफ आईसीआई, अपना मेंबर ऑफ आईसीआई दे सकते हैं, ठीक है, आपका पार्टनर है दे सकते हो, आपका रिटायर्ड पार्टनर है दे सकते हो, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिजीज्ड पार्टनर दे सकते हो, साथ में ओके, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज आप दे सकते हो। अब प्रोफेशनल बॉडीज कौन सी दी है? मैंने बताया 5, याद रखो, ओके, कौन सी बॉडीज आपको दी हुई है? सीएस की दी है, सीडब्ल्यूए की दी हुई है, एक्चुरी की दी हुई है, ओके, लॉयर्स की दी हुई है, एंड उसके साथ में आपको और एक दिया आर्किटेक्ट, इनकी प्रोफेशनल बॉडीज, ओके, आर्किटेक्ट की स्पेलिंग की लग गई माँ कसम, ARCHITECT, आर्किटेक्ट, ओके, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और क्वालिफाइड पर्सन, उनको भी दे सकते हो। क्वालिफाइड पर्सन कौन है? क्वालिफाइड पर्सन आपके लिए जो रहेंगे वो रहेंगे CS, ओके, दूसरा रहेगा CMA वाले बंदे, CWA वाले बंदे, ओके, उसके बाद रहेगा एक्चुरी, उसके बाद रहेगा आर्किटेक्ट। ये तो सारे के सारे रहने ही वाले हैं आपके, नहीं रहने के, अरे यार, ओके, आर्किटेक्ट, उसके अलावा आपके रहेंगे BTech, उसके अलावा रहेगा B लॉ, बैचलर इन लॉ, उसके बाद रहेगा बैचलर इन इंजीनियरिंग, और उसके साथ में और एक ध्यान रखना, ओके, MBA।
इनके साथ आप एक्सेप्शन है, इनको आप कमीशन दे सकते हो, इनको आप कमीशन दे सकते हो। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये कंडीशन क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कंडीशन ध्यान रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप ये दे सकते हो, अगर एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें लिखा होगा तो। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑफ डिजीज पार्टनर को ओके पार्टनरशिप शेयर नहीं दे सकते, ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके, तो इन लोग ने एक चार्ट रखा हुआ है और मैंने चार्ट वैसे वैसे रखा है बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी गुड, आई लाइक इट। तो अब ये इसको थोड़ा सा दिख दीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ गुडविल। अब इसको कॉन्सेप्चुअली मैं समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ओके, अपने पार्टनर को दे सकता है, अपने रिटायर्ड पार्टनर को दे सकता है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर को कब दे सकते हैं? ओनली द कंडीशन इज देयर दैट वो एग्रीमेंट में मेंशन है। तो वही देख लीजिए, देयर आर 2 और मोर पार्टनर एंड वन ऑफ देम डाइज। अगर उसमें से एक बंदा चला गया, मतलब जाता है, तो यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव से विडो of the deceased partner can continue to receive a firm share from the firm only if partnership agreement contains such provision। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ये प्रोविजन नहीं लिखी हुई है तो ये पॉसिबल नहीं होगा मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ओके, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म अकेला है, अकेला प्रोप्राइटर मतलब अकेला है और उसकी डेथ हो गई, अब यहां पर कोई इस तरह से थोड़ा ना होगा, तो इसमें क्या होगा? ओके, इसमें कॉन्टेक्चुअली या कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि ये ओके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ओके, जैसे अपन बोलते हैं विडो, ओके, आइदर विडो और समथिंग, ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म को बेच सकता है। और जब वो बेचेगा तो वो गुडविल लेगा, नाम और क्लाइंट बेचेगा। ओके, वो जिस सीए को बेचेगा तो सीए एज ए सीए वो खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई अगर सीए है और वो प्रोप्राइटरशिप पे जिसमें डेथ हो गई है और वो फर्म खरीदना चाहता है, गुडविल लेना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो ले सकता है। लेकिन यहां पर जब वहां पर ओके, अब मेरे थोड़ा प्रैक्टिकली समझने शुरू करो, थोड़ा सा पॉइंट इसको समझने शुरू करो। ओके, अगर कोई सीए है, अगर एक सीए था, ओके, उसकी डेथ हो गई, एक प्रोप्राइटर था और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटा, वो अभी तक सीए नहीं है, वो सीए रहता तो वो खुद ही चलाता, लेकिन वो सीए नहीं है, एज्यूम करते हैं, और वो सीए नहीं है और वो फर्म को बेचना चाहता है। अब जब वो बेचेगा तो कोई दूसरा सीए ही खरीदेगा। ओके, तो लेट एज्यूम मैं सीए हूं और मैं वो खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू परचेज दैट फर्म गुडविल केस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं अभी पैसे देने वाला हूं। तो यहां पर मुझे पैसे पे आई कैन पे एज ए गुडविल अमाउंट, बट आई कैन नॉट पे आउट ऑफ द अमाउंट विच आई विल बी रिसीविंग टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फीस। यानी एग्जांपल, अगर मैंने किसी की गुडविल परचेस कर ली, मैंने किसी का सीए फर्म का नाम परचेस कर लिया, और जब मेरे को उसको पेमेंट करना है, मेरे को पूरा एज इट इज पेमेंट करना होगा। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे। मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा डोंट वरी, मेरे पास जब पैसे आते जाएंगे ना तो मैं तेरे को उसमें से शेयर देते जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। यहां पर डायरेक्टली गुडविल अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी, वो पे किया जाएगा। हां, अगर आपको गुडविल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करनी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक अमाउंट फिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आउट ऑफ द परसेंटेज जो मुझे काम मिलेगा उसमें से मैं पे करूंगा। अगर ऐसा करोगे तो आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। समझ में आया मालिक? यही कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं। तो अगर प्रोप्राइटरशिप है, नो शेयरिंग ऑफ फीस बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगल मेंबर फर्म एंड परचेज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। ये समझ में आया? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यहां पर आपको है, पेमेंट में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड द एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुडविल कंटेन सच प्रोविजन। ये तो क्लियर है, क्योंकि मेरे पास कभी पैसा नहीं होगा तो मैं इंस्टॉलमेंट में, जब पैसा आएगा तो मैं दूंगा तुमको। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर क्या हुआ है, गुडविल ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अनदर एलिजिबल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर कंसर्न। ये पॉइंट समझना शुरू, यानी कोई दूसरा जो लेगा वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए। The council permitted the sale or transfer of goodwill for following such cases like this. अगर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर और कंसर्न ऑकर्ड ऑन और आफ्टर 30th 8, ठीक है। ओके, और अपने लिए ये एप्लीकेबल है, ये भूल जाइए। लास्ट वाला तो भूल ही जाने का, लास्ट वाला बिफोर दैट था, तो कहानी खत्म हो गई इसकी। ओके, प्रोवाइडेड सच सेल इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट विथ इन ए ईयर ऑफ द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। यानी पूरा सेल ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर क्लोज होना चाहिए, बिकॉज 1 साल तक ये नाम, वो जो फर्म का नाम है वो अबियंस में रखेंगे। द नेम ऑफ द कंसर्न फर्म वुड बी केप्ट इन अबियंस, नॉट रिमूव्ड ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ और प्रोप्राइटर बीइंग एट प्रेजेंट, ओनली अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, 1 साल के अंदर। लेकिन सर ऐसा हो सकता है यहां पर डिस्प्यूट हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो, तो जो सामने वाला खरीदार है वो तो बोलेगा भाई मैं पैसे किसको दूं, क्योंकि 2 जन बोल रहे हैं कि मेरा है मेरा है। अभी इस केस में पैसे किसको देना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा।
अगर कोई डिस्प्यूटेड केस है तो इंस्टीट्यूट को, डेथ ऑफ पार्टनर अगर 30th के बाद हुई है एंड देयर इज डिस्प्यूट टू लीगल केस, लीगल हेयर में, तो यहां पर इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर के यहां पर डिस्प्यूट है, और फिर इंस्टीट्यूट ओके जब तक डिस्प्यूट का आउटकम नहीं आता उसके 1 साल तक वो नाम अबियंस में रखेगी और तब तक ये ट्रांजैक्शन क्लोज होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज सिनेरियो. प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट इज रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट विद इन 1 year ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न, द नेम शुड बी केप्ट ऑफ द फर्म इन अबियंस टिल 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. ओके ये पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है. दैट्स इट. ओके इन शॉर्ट इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये आपको आउटकम तोड़ लेके जाना है. ये आउटकम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टेड पॉइंट रहेगा. ये एलडीआर रहेगा मालिक. ये एलडीआर रहेगा. एलडीआर मतलब ये तोड़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लायक. और ये दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म में एलडीआर आपको ध्यान रखना होगा. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके ये सिनेरियो हो गया व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लॉज 2. ओके क्लॉज 2 ने क्या बोला था? ओके क्लॉज 2 ने क्या बोला था कि भाई तुम ओके शेयर नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते या एग्री टू पे नहीं कर सकते. ये तो समझ में आ गया. एक छोटा सा आउटकम दिया हुआ है. ऐसे हो सकता है, ये अपने नोट्स में नहीं है, ये पॉइंट अभी सुन लीजिए. ओके देखो कुछ कुछ चीजें आपको सुन के फटाफट अपडेट करनी पड़ी आपके एंड पे. ऐसा हो सकता है मेरे को कोई स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम मिलता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम मिलता है और उसकी उस चक्कर में एज ए कंडीशन आई वांट टू गिव सम परसेंटेज टू स्टेट गवर्नमेंट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ऐसा होता है. ओके कोई स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम मिला है और उसके चक्कर में स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम मिला है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लीजिए, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट समझिए. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुझे माला है और उसके चक्कर मुझे स्टेट गवर्नमेंट को सर्टेन परसेंटेज देना पड़ रहा है फॉर मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कंडीशन होती है उनकी. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मीट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को परसेंटेज देना पड़ेगा. तो इसमें क्वेश्चन आया कि सर मैं इसमें गिल्टी पाऊंगा क्या? मतलब क्योंकि मेरे को 211 के हिसाब से तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीबॉडी. ओके तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से परसेंटेज दे रहा हूं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ओके तो इसमें आउटकम आया, काउंसिल का डिसीजन आया, काउंसिल का पॉइंट आया कि इसमें आप गिल्टी पाए नहीं जाओगे, क्योंकि ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा. देयर इज अ कंडीशन, उसके बेसिस पे ही ये काम होता है. तो ये सिनेरियो आपको ध्यान रखना होगा. दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस ओनली इन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो वहां पर आपको याद रखना, ये कंडीशन ध्यान रख लेना, ये पॉइंट याद रख लेना. ओके तो क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 2 हो गया. क्लॉज 3 क्या बोलता है? ओके क्लॉज 2 ने क्या बोला? आप पे नहीं कर सकते या एग्री टू पे नहीं कर सकते. तो क्लॉज 3 क्लियर बोलेगा उसी केस में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते या एग्री टू एक्सेप्ट नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? यानी आप कमीशन नहीं दे सकते और उसी केस में कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसी कंटेक्स्ट में. यानी किसी को काम देना और उसमें से कमीशन लेना, ये अपने फितरत में नहीं होना चाहिए. लेकिन एक्सेप्शन वापस है, और एक्सेप्शन वही है जो आपने पिछली बार देखा था. क्लॉज 3 एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. यानी अगर कोई मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है और उसको हम लोग प्रोफेशनल वर्क दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मालिक, हम लोग उसको काम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं है उसको अगर हमने कोई प्रोफेशनल वर्क दिया तो उसमें से अपने कोई प्रॉफिट्स लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन वापस दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग ए मेंबर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रॉफिट शेयरिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग रिसीविंग एनी शेयर और कमीशन और ब्रोकरेज इन फीस विद द मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी और पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन. यानी वापस आपको समझना होगा एक्सेप्शन. सर एक्सेप्शन मतलब क्या? ओके यानी एक्सेप्शन अभी 3 है, 3 एक्सेप्शन है क्लॉज 3 के लिए. यानी 3 जन से तुम कमीशन ले सकते हो. पहला मेंबर ऑफ आईसीआई, ठीक है. दूसरा मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. सर प्रोफेशनल बॉडी कौन है? आपको दे दिए थे 5 नाम. ओके और तीसरा जो स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन है, आपको नाम दे दिए थे. ओके उनसे आप कमीशन ले सकते हो. यानी एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मेरा कोई क्लाइंट है जिसको कोई आर्किटेक्ट का काम है और मेरे पास मेरा और एक क्लाइंट है जो आर्किटेक्ट है. मैंने उस आर्किटेक्ट को बोला एक काम कर भाई, मेरे एक क्लाइंट है उसको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ रही है. ओके मैं तेरा नाम सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन तेरा काम हुआ, क्लोज हुआ, अगर तेरे पास हुआ तो उसका 10% मेरे को चाहिए. ओके हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दिस इज स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके तो इस तरह से ही हम लोग आपस में ग्रो हो पाएंगे. तो तुम अपने क्लाइंट्स उनको सजेस्ट करो, वो अपने क्लाइंट सजेस्ट. देखो कैसा होगा, अगर मैं उसको कोई क्लाइंट सजेस्ट करूंगा तो वो अपने क्लाइंट को मेरा नाम सजेस्ट करेगा. दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट गोज ऑन ना मालिक. तो यही कॉन्सेप्ट क्लॉज 3 में जाता है. क्लॉज 3 क्लियर बोलता है. तो क्लॉज 3 में क्या बोला गया है? क्लॉज 3 में क्लॉज 2 पे नहीं करना, एग्री टू पे नहीं करना. तो क्लॉज 3 एक्सेप्ट नहीं करना और एग्री टू एक्सेप्ट नहीं करना. ओके ये क्लियर है. ओके ठीक है. तो क्लॉज 2 क्लॉज 3 उल्टा सीधा है. 2 दूंगा नहीं और 3 लूंगा नहीं, लेकिन एक्सेप्शन की लिस्ट दी हुई है. एक्सेप्शन की लिस्ट आपको ध्यान रखनी है. तो क्लॉज 3 के लिए एक्सेप्शन की लिस्ट क्या है? 311 के लिए एक्सेप्शन की लिस्ट है मेंबर ऑफ आईसीएआई
मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी जो ऊपर से ही आया है, और क्वालिफाइड पर्सन जो ऊपर से ही आया मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर इधर तक, ठीक है मालिक, स्टोरी खत्म ये वाली। ओके, ये हो गया आपका क्लॉज 3। अब जैसे क्लॉज 1 हुआ, क्लॉज 2 हुआ, क्लॉज 3 हुआ, आप एक्सेप्ट पे नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, लेकिन कुछ कुछ को ये किया हुआ है। उसी तरह क्लॉज 4 बोलता है आप पार्टनरशिप एंटर नहीं करोगे। ओके, वापस एक्सेप्शन की लिस्ट। ओके, वापस आप पार्टनरशिप किसके साथ एंटर कर सकते हो? ओके, वो डिफाइन किया हुआ है, एंड दैट इज वेयर द स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर। ओके, सो पॉइंट टू बी नोटेड, क्लॉज 4 सेज you can if you will be guilty of professional misconduct if you enter into a partnership in or outside India with any person other than chartered accountant in practice or other such person who is a member of any other professional body having such qualification as prescribed। यानी यहां पर स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, लेकिन यहां पर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग सच क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड करके दिया हुआ है इनके साथ। यानी आप पार्टनरशिप दो ही इसमें कर सकते हो, एक तो आपका सीए और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, इनके अलावा पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आइदर वो रेसिडेंट हो, ओके, या रेसिडेंट के पर्पस के लिए, और हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज ए मेंबर अंडर क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 और हुज क्वालिफिकेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ परपेट्यूटिंग पार्टनरशिप। इन शॉर्ट, ओके, या तो वो इंडिया में रहता हो या इंडिया के बाहर रहता हो, लेकिन इंडिया के बाहर भी रहा, बाहर भी होगा, लेकिन वो रजिस्टर्ड होगा कोई प्रोफेशनल बॉडी के साथ में। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेसिडेंस मेक श्योर, ओके, यू शुड नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर विद एनी अदर पर्सन अदर देन मेंबर ऑफ आईसीए और प्रोफेशनल बॉडी। और प्रोफेशनल बॉडी की लिस्ट मैं आपको इधर दे देता हूं, यानी 411 में लिस्ट थोड़ी सी फिल्टर होगी। यानी यू कैन एंटर विद ए मेंबर ऑफ आईसीआई, member of ICI, okay, who is a CA in practice, CA in practice, यानी CA in सर्विस नहीं चलेगा। अगर मेंबर ऑफ ICI है, वो CA in practice ही होना चाहिए, उसके साथ में ही आप पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो। ओके, मेंबर ऑफ ICI हु इज CA in practice, ओके, और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, और वो कौन है मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज? यहां पर नाम ध्यान रखना, CS, CMA, ओके, एडवोकेट, इंजीनियर, उसके बाद है आर्किटेक्ट, उसके बाद आपके लिए आता है एक्चुरिस्ट। ओके, इनके साथ ही आप पार्टनरशिप कर सकते हो, बाकी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट MBA के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते मालिक। ओके, तो मेक श्योर आपके दिमाग में ये रहे कि कहां कहां मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं। और यूजुअली अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे, ओके, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दैट, ओके, उन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि भाई यहां पर मेंबर ऑफ ICI वो CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए। यानी अगर कोई CA इन सर्विस है या CA है पर सर्विस में नहीं, प्रैक्टिस में नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन CA ही है खाली, मेंबर भी मेंबर ऑफ ICI लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं है, उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। वो CA इन प्रैक्टिस होना जरूरी है फॉर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। ओके, या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज होने चाहिए तो पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म को मेंटेन करने के लिए खाली उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो परमिट करती है अपने साथ में। इस तरह से इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर नॉर्म्स डाले हुए, तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। तो इनके साथ में पार्टनरशिप एंटर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हो गया आपका क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 क्या बोलता है? ओके, एंटर इनटू पार्टनरशिप, यानी क्लॉज 1 अलाउ टू प्रैक्टिस, क्लॉज 2 पे और एग्रीज टू पे, क्लॉज 3 एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट, क्लॉज 4 एंटर इनटू पार्टनरशिप, एंटर इनटू पार्टनरशिप। ओके, क्लॉज 5 क्या बोलता है? सिक्योर करना। अब ये सिक्योर करना क्या है? ओके, ये अपन देखते हैं। क्लॉज 5 बोलता है, ओके, काम को सिक्योर करना। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम को सिक्योर करना? काम को सिक्योर करना मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए, काम को सिक्योर करना मतलब कहीं ना कहीं, ओके, ये चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत पे काम सिक्योर करें, बाकी सिक्योर ऐसे नहीं करें। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिक्योर? सिक्योर मतलब मांगना। ओके, मेरे को काम दे दे भाई, ये काम मेरे को दे दे, वो काम मेरे को दे दे, ये काम मेरे को दे दे, ये है सिक्योर करना। दैट इज क्लॉज 5। तो क्लॉज 5 क्या बोलता है? ओके, you as a CA in practice will be guilty of professional misconduct if you secure either through the service of a person who is not an employee of a such chartered accountant or who is not his partner or by means which are not open to a CA। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है क्लॉज 5। क्या बोल रहा है? अगर आप कोई काम सिक्योर करते हो, ओके, आइदर टू द सर्विस ऑफ पर्सन हु इज नॉट ए employee or partner of such person or the mean which are not open to CA, okay, provided that nothing herein contained shall constitute or prohibiting any agreement permitted in items 2, 3, 4 of this part।
सर इसका मतलब क्या है? सिंपल से एग्जांपल में अपन इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, आप काम सिक्योर कर सकते हो यानी मांग सकते हो। सर किससे? क्लॉज 2 में जो लिस्ट थी एक्सेप्शन की, क्लॉज 3 में जो लिस्ट थी, क्लॉज 4 में जो लिस्ट थी। यानी अगर आपको याद होगा, ओके भाई, पार्टनर्स को बोल सकते हो, रिटायर्ड पार्टनर को बोल सकते हो, ओके, उसके साथ में आप ऑल टुगेदर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी बोल सकते हो, या स्पेसिफाइड क्वालिफाइड पर्सन, उनको बोल सकते हो कि काम दो, सिक्योर कर सकते हैं। उनके अलावा और किससे सिक्योर कर सकते हैं? उनके अलावा ये लोग क्या बोलते हैं? पहली लाइन पे देखिए, फोकस करिए। सिक्योर आइदर थ्रू द सर्विस ऑफ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। इन शॉर्ट, मैं अपने एम्प्लॉय को भी बोल सकता हूं ये काम लेके आ, ये एम्प्लॉय को बोल सकता हूं, या अपने पार्टनर को, तो अपने लिए वो है। और नॉट द मीन विच आर नॉट ओपन टू सीए। ये पॉइंट आप दिमाग में रख लो। ओके, इन शॉर्ट सर क्या है? एग्जांपल, ओके, मेरा एम्प्लॉय है, एग्जांपल लेते हैं प्रमोद, आई एम प्रैक्टिसिंग सीए। ओके, प्रमोद है और हुली है, ये दोनों मेरे एम्प्लॉय है। ओके, मुझे मालूम पड़ा हुली के मामा की एक फैक्ट्री है और उनको एक ऑडिटर की जरूरत है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जरूरत है। अब मैंने हुली को बोला, हुली मेरा एम्प्लॉय है, हुली सीए होना जरूरी नहीं है। इन्होंने क्लियर लिखा है, अगर आपका एम्प्लॉय है तो उससे सिक्योर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, सिक्योर कर सकते हो। हुली मेरा एम्प्लॉय है जो सीए नहीं है। ओके, तो उससे काम सिक्योर कर सकते हैं, नो इश्यूज, यू कैन सिक्योर द वर्क फ्रॉम योर एम्प्लॉय, दैट इज क्लियरली गिवन इन क्लॉज 5। तो हुली को बोला, तेरे मामा का जो फैक्ट्री है उनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जरूरत है, वो काम अपने पास लेके आ भाई। दिस इज क्लॉज 5। ओके, परमिटेड, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू कैन आस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, बट यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम एनी अदर पर्सन अदर देन एम्प्लॉय, पार्टनर। और क्लॉज 2, 3, 4 में जो नाम दिए थे उनके अलावा आप सिक्योर नहीं कर सकते, या द मीन्स विच आर नॉट ओपन टू सीए। When I say what is the means which are open to CA, वो आपका क्लॉज 6 और क्लॉज 7 जाएगा। दो मीन्स विच आर ओपन टू CA, एग्जांपल टेंडर्स के लिए फॉर्म भरना, ये समथिंग, इसके लिए भी, इसमें भी टेंडर्स देना मतलब कहीं ना कहीं काम मांगने जैसा ही कॉन्सेप्ट हुआ। टेंडर्स को रिस्पॉन्ड करना इज नथिंग बट आस्किंग फॉर वर्क, तो वो परमिटेड है, बट वो क्लॉज 6 और क्लॉज 7 मीन्स विच आर ओपन टू CA, नॉट ओपन टू CA, वो यूज नहीं करने चाहिए। द मीन्स विच आर ओपन टू CA, गो हेड, नो इशू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मालिक। ओके, तो ये हो गया तेरा क्लॉज 5। इन शॉर्ट, अभी एग्जांपल, वही एग्जांपल को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करता हूं। ओके, हुली को मैंने बोला तेरे मामा की फैक्ट्री है, ओके प्लीज वो फैक्ट्री का स्टैट्यूटरी ऑडिट अपने पास आना चाहिए। ओके, हुली बोला ठीक है सर। ओके, पर हुली ने बोला एक काम करो सर, ओके मैं लेके आऊंगा, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस का 10% मैं लूंगा। आप समझिए, मतलब दो चीज हो गई, एक क्लॉज 5। ओके, क्या मैं ये काम सिक्योर कर सकता हूं? आंसर इज यस, नो प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ में क्लॉज 2 भी आ रहा है, क्या मैं हुली को शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे पाऊंगा क्या उसमें से? आंसर इज नो, क्योंकि हुली किसी चीज में भी नहीं बैठता। तो आपको समझना होगा क्लॉज 5 के हिसाब से, ओके नो प्रॉब्लम, एम्प्लॉय से ले सकते हैं, एम्प्लॉय से आप काम सिक्योर कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉय को आप कमीशन नहीं दे पाओगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखो प्लीज, मतलब आप समझे मालिक इस तरह से। ओके, तो बोल रहे ठीक है एम्प्लॉय से काम आ रहा है, ठीक है आने दो ना, एम्प्लॉय है आपका तो काम लेके आ रहा है। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है जो काम लेके आते हैं, उनका मेन टारगेट ये काम लेके आना, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वो उस तरह से नहीं होना चाहिए जो ओपन टू सीए नहीं होता है, एंड दैट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लॉज। तो याद रखना, सिक्योर करना, सिक्योर करना मतलब समझा? ओके, बोल भाई ये काम मेरे को दो, ये काम मेरे पास लाओ। ओके, सिक्योर करना, सिक्योर, ओके आई एम सिक्योरिंग दैट वर्क, आई एम सिक्योरिंग दैट वर्क, आई एम सिक्योरिंग दैट प्रोफेशनल वर्क। ओके, इट इज नॉट परमिटेड, ओके नॉट परमिटेड, ओके अदर देन आप एम्प्लॉय से मांग सकते हो, आप अपने पार्टनर से मांग सकते हो, या ओपन टू सीए है, और ओके उसके अलावा जो भी प्रोहिबिटिंग है, जो प्रोहिबिटेड नहीं है, उनसे ले सकते हो। यानी मैं सीएस को बोल सकता हूँ, सीडब्ल्यू को बोल सकता हूँ, ओके आर्किटेक्ट है, एक्चुअरी है, ओके लॉयर्स है, इनको बात कर सकते हैं और अपन इनके काम ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज योर क्लॉज 5। तो क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो क्लॉज 5 हो गया। क्लॉज 5 के बाद आता है क्लॉज 6। अब क्लॉज 6 और क्लॉज 7 सबसे बड़े हैं। क्लॉज 6, 7, 8, 9, ये 10, ये यहां से ना लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज वंस एक बार फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 हो गया, उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है एक्चुअली फर्स्ट शेड्यूल में। अब आपको मतलब ये पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लॉज 6 क्या बोलता है? क्लॉज 5 क्या बोला? सिक्योर नहीं करना। ओके, तो इसका मतलब सिक्योर कर ही नहीं सकता, कर सकते हैं। ओके, वो लिखना रह गया, तो सिक्योर किससे कर सकते हैं मेरे को बताइए। ओके, तो 511 एक्सेप्शन किसको किसको देता है मेरे को आप बताओगे नाम। 511 एक्सेप्शन किसको देता है? अरे यार देना यार, क्या टाइम पास कर रहा है। 511 एक्सेप्शन किसको किसको देता है? तो एक्सेप्शन देने के लिए कौन कौन है आप समझ करो। एक्सेप्शन क्लॉज 2, 3, 4 वाले सारे लोग, उसके अलावा ओके आई कैन सिक्योर द वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके अलावा आई कैन सिक्योर द वर्क फ्रॉम पार्टनर, वो तो आपके क्लॉज 2 में भी कवर हो गया, और उसके अलावा आई कैन सिक्योर द वर्क विच आर मीन्स ओपन टू सीए, जो मीन्स ओपन टू सीए है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। दिस इज एक्सेप्शन विच यू नीड टू कीप इन माइंड। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके, ये हो गया आपका 511। अब आते हैं 611। 611 क्या बोलता है? ओके, 611 को शांति से पढ़ते हैं। ओके, 611 क्या नहीं कर सकता मैं। अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही solicit
सॉलिसिट क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन। यानी मैं अपने क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क, अपने क्लाइंट मतलब मैं क्लाइंट को या कोई प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं करना चाहिए, सॉलिसिट नहीं करना चाहिए। सॉलिसिट मतलब इनडायरेक्टली, हवा करके इनडायरेक्टली अपना अपना मैं बता के, ओके मतलब इन्फ्लुएंसिंग नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट इन्फ्लुएंस इन एनी वे, ओके, जिसकी वजह से मैं क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क मेरे पास आ जाए। और इन्फ्लुएंस करने के तरीके उन्होंने लिए कि सर्कुलर नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, बाय एनी अदर मीन नहीं करना चाहिए मालिक। इन शॉर्ट, ओके, अगर आप अपने क्लाइंट को सॉलिसिट करोगे या आप प्रोफेशनल वर्क लेने के लिए सॉलिसिट करोगे तो कहीं ना कहीं ये है ना सब्जी मंडी जैसा हो जाएगा। आ जाओ 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, बाजू वाला 8 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, और अल्टीमेटली गेम ओवर हो जाएगा। दिस शुड नॉट हैपन। To prevent such kind of things, to prevent such kind of scenarios, we are focusing on clause 6, okay, of part 1 of first schedule। 611 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए 611 यानी क्या बोल रहा है कि भाई ये तुमने काम सॉलिसिट नहीं करना चाहिए, या तो तुमने सर्कुलर नहीं देनी चाहिए, तुमने एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, तुमने पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, तुमने इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। भाई 200 रुपए में पैन कार्ड निकाल के दूंगा, बॉस सॉलिसिटिंग, दिस इज सॉलिसिटिंग, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड एट ऑल। ओके, सॉलिसिट नहीं करना चाहिए, एनी वर्क, एनी प्रोफेशनल वर्क या क्लाइंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सर फिर ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका पूरा डिस्कशन अब आने वाला है आपके सामने। और ये इसलिए मैंने आपको बताया ना टाइम लेगा, क्योंकि एक एक लाइन का डिस्कशन है। और मेक श्योर इसके ऊपर है ना, मैं वो जो अपन चार्ट बना रहे हैं, ओके, जो मैं नोटबुक में बना रहा हूं, उसमें मैं कुछ अपडेट नहीं करने वाला, क्योंकि इसके सारे एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं। तो ये आपने नोट करने चाहिए और सुनने चाहिए और समझने चाहिए और अपडेट करने चाहिए। ओके, तो सर प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग। यानी ये लोग बोलते हैं कि हम कुछ चीजें बता रहे, ऊपर बता रहे कि तुमको प्रोहिबिट कर रहे हैं। सर प्रोहिबिट क्या कर रहे हैं? तुम सॉलिसिट नहीं करोगे। लेकिन ओके, दो एग्जांपल हम दे रहे हैं, ओके, अगर आप ये कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉलिसिटिंग नहीं माना जाएगा। सर मतलब क्या? एनी चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और इन्वेंटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टेड अकाउंटेंट। यानी भाई एक सीए दूसरे सीए से काम ले सकता है, एक सीए दूसरे सीए को बोल सकता है, सॉलिसिट कर सकता है। ओके, यानी एक सीए दूसरे सीए को बोल सकता है कि भाई मैं तेरे को ये काम इतने इसमें करके दे दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी एग्जांपल, एक सीए है जिसके पास, एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एक सीए इन प्रैक्टिस है जिसके पास टेक्नोलॉजी ऑडिट आया, जबकि उसके पास टेक्नोलॉजी का काम है नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आउटसोर्स करने वाला है। तो उसके पास दो सीए थे। ओके, एक सीए था, उसको पूछा कि भाई तू कितने में करेगा, और एक सीए था तो कितने में करेगा। तो यहां पर सॉलिसिटिंग चलेगा कि भाई मैं ये काम ऐसे कर सकता हूं, ये मैं काम इतने में कर सकता हूं, ये काम मेरे लिए एक्सपर्टाइज है, ये काम का एरिया कोर एरिया मेरा है, आई कैन सॉलिसिट इन दैट वन। तो दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन। आई एम मेकिंग यू क्लियर। ओके, अ सीए इन चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग अ प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। यानी जब अपन कोई दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से काम लेंगे तो अपन सॉलिसिट कर सकते हैं। अपन दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से काम लेंगे तो सॉलिसिट कर सकते हैं, क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर सकते हो आप। दूसरे सीए इन प्रैक्टिस यानी अपने भाई बंधु में सॉलिसिटिंग चलेगा। और दूसरा पॉइंट, अ मेंबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरी इशूड बाय वेरियस यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क। यानी आपको ये मालूम होगा, कभी कभी टेंडर्स निकलते हैं तो उसको आपको ये करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो उसमें सॉलिसिटिंग चलेगा। लेकिन यहां पर 3 कंडीशन डाली हुई है, तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये आपके नोट्स में नहीं है तो ये आप थोड़ा सा नोट रख लेना। सबसे पहला, अगर टेंडर सिर्फ हमारे लिए है, अगर टेंडर हमारे लिए है, सिर्फ सीए के लिए है, ओके, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना। अगर टेंडर सिर्फ हमारे लिए है तो रिस्पॉन्ड नहीं करना, क्योंकि फिर सॉलिसिटिंग हो जाएगा और हम आपस में लड़ने लग जाएंगे। अगर टेंडर सिर्फ निकला है जो सीए के लिए है तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर टेंडर सिर्फ सीए के लिए है और मिनिमम प्राइस बताई गई है कि इतना प्राइस तो मिनिमम रहना ही चाहिए, अब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम प्राइस बताइए ना तो कोई एकदम नीचे तक जाएगा नहीं ना, तो आप रिस्पॉन्ड करिए। अगर मिनिमम प्राइस लिखी हुई है कि भाई मिनिमम इतना कोटेशन आना ही चाहिए, इसके ऊपर जो आएगा या ये पॉइंट आएगा, व्हाटएवर इट में बी, मिनिमम प्राइस। देखो क्या होता है, टेंडर्स ग्रैब करने के लिए हम लोग प्राइस वॉर करते हैं, तो आपस में प्राइस वॉर नहीं करना चाहिए, सॉलिसिटिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर मिनिमम प्राइस दिए हुए टेंडर में कि भाई यार ये टेंडर कम से कम 25 लाख का होगा, अब आप ओके अपने कोटेशन भेजिए, हम देखेंगे और इवैल्यूएट करेंगे टेंडर के रिस्पॉन्स कैसे होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। और एक तीसरा चीज, अगर टेंडर ओके खाली सीए के लिए नहीं, सीए या सीएस या सीडब्ल्यूए कोई भी इसको ओके रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये टेंडर को कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। ओके, तो अब आपको रिस्पॉन्ड करने बोला गया है। अब इसमें मिनिमम प्राइस हो या ना हो तो आप रिस्पॉन्ड करिए। ओके, ये पॉइंट आप समझिए, ये 3 चीजें दी हुई है। तो वापस मैं समझा रहा हूं, टेंडर
टिंडा नहीं, टिंडा अपन खाने में लेते हैं मालिक, पांचट जोक था, सॉरी मालिक। टेंडर को रिस्पॉन्ड करना, अगर टेंडर खाली सीए के लिए है, ओके, सीए के काम के लिए है तो रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेकिन अगर टेंडर सीए के काम के लिए और मिनिमम प्राइस डिफाइंड है तो रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर टेंडर दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जैसे सीएस हो गया, सीडब्ल्यू को कोई भी काम कर सकता है उसके लिए, अगर उनके लिए है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए इवन इफ मिनिमम प्राइस इज नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि अब ये काम अपने को मिलना बहुत जरूरी रहेगा, ये कंटेक्स्ट रहेगा ना मालिक। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स हियर। अभी कुछ कुछ काउंसिल के डिसीजन देखिए, यानी केस लॉ, यहां पर कुछ प्रोहिबिशंस है, कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ये क्लॉज थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जिससे काउंसिल के डिसीजंस अपने को समझ में आते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो एक लिस्ट, लंबी लिस्ट आपको मिलेगी, ये लंबी लिस्ट आपने पढ़नी है और इसका हाँ या ना आपको आउटकम याद आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट एंड नोट इन प्रेस। तो सर मैं प्रेस में एडवर्टाइज नहीं कर सकता हूं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज नहीं कर सकता हूं, ओके, ये लोग बोलते हैं नो। लेकिन अगर आपका चेंज इन पार्टनरशिप है, ओके, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, ऐसा कुछ है, ओके, ये आप दे सकते हो, लेकिन सिर्फ बेयर फैक्ट्स होना चाहिए। बेयर फैक्ट्स मतलब, ओके, खाली फैक्ट्स डिस्क्लोज किए कि भाई देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप और देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लाइक दिस, इट्स ओनली इंफॉर्मेटिव। बाकी आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं कर सकते। सर, ओके सर, एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट्स एंड अदर प्रोफेशनल वर्क, याद रखिए रोविंग इंक्वायरीज पॉसिबल नहीं है, रोविंग इंक्वायरीज नहीं करनी। सर इसका मतलब आपको मालूम है एम्पेनलमेंट ऑफ, एक एम्पेनलमेंट मेंटेन्ड है और जो हमें ऑडिट देता है, ओके, हमको रोविंग इंक्वायरीज नहीं करनी चाहिए। रोविंग इंक्वायरीज मतलब क्या? एग्जाम्पल, कैग है, हमें पता है कैग है, कैग का एक पैनल बिठाया गया है जो, ओके, एक पीएससी को ऑडिट देगा। अब वो पैनल के बंदों को फोन करके पूछना नहीं चाहिए, अरे यार मेरा नाम अमित आतिड़ है, ओके साहब बताइए हमको मिला है कि नहीं मिला है, ओके, फिर वो बताएंगे, फिर मेरा नाम अमित आतिड़ है, मेरा नाम अमित आतिड़, ये नहीं होना चाहिए। रोविंग इंक्वायरीज मतलब बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर बार बार जब मैं बोल रहा हूं अमित आतिड़ है, अमित आतिड़ है, अमित आतिड़ है, सॉलिसिट होता है, आई एम सॉलिसिटिंग द क्लाइंट, आई एम सॉलिसिटिंग, ओके, दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। और ये केस जो हुआ था ये ऐसे ही हुआ था, एक पर्सन है, नाम उसका अपडेट, ये पॉइंट है, बट वो एक पर्सन है, वो बार बार फोन कर रहा था, अरे मेरा नाम ये है, ओके, मेरे को काम मिला गया, अरे मेरा नाम ये है, काम मिला गया। वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, वो सीए इंस्टीट्यूट के पास गया, अरे तुम्हारा मेंबर कैसा है, बार बार फोन करके परेशान करता है, एंड देन रोविंग इंक्वायरीज कॉन्सेप्ट कम इनटू पिक्चर। तो याद रखना, एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट, अगर आपको मालूम है पैनल बैठा हुआ है जो अलॉट करेगा ऑडिट, उनको बार बार रोइंग इंक्वायरीज नहीं कर सकते, ओके, लेकिन अगर आपको पता है पैनल है, ओके, तो आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पैनल मालूम नहीं है, ये पैनल है और आप रोइंग इंक्वायरीज करके पता कर रहे हो पैनल है कि नहीं है, ओके, तो ये गलत हो जाएगा, सॉलिसिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मालूम है एम्पेनलमेंट है, ओके, आप एप्लीकेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सर्कुलर्स, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। सर कंडीशन क्या थी? ये वाली जो मैंने आपको बताई। सर क्या कंडीशन? अगर सीए के लिए है तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन सीए विद मिनिमम प्राइस है तो रिस्पॉन्ड करिए। सीए के अलावा किसी और के लिए भी है, ओके, रिस्पॉन्ड करिए, ओके, बिंदास रिस्पॉन्ड कीजिए और कम प्राइस में करिए मालिक। ओके, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स एंड प्रेजेंटेशन, क्या मैं बुक्स लिख सकता हूं या कर सकता हूं? आंसर इज यस, लेकिन याद रखिए आपका सीए और फर्म नेम बस इतना ही आना चाहिए। आप सीए अमित तातेड़ और मेरा फर्म का नेम एटीएन कंपनी, इससे ज्यादा डिस्क्लोजर इसके अंदर नहीं होना चाहिए कि फर्म का इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का ये ऑडिट में एक्सपीरियंस है, इतने साल का ये पॉइंट किया हुआ है, सॉलिसिटिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कोई बुक्स या आर्टिकल्स या प्रेजेंटेशन देते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, अपने फर्म का नाम दे सकते हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो सॉलिसिटिंग हो जाएगा 611 में। ओके सर, इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, ओके, सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फ्रेंड को दे सकते हो। सर ये ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन का मतलब क्या? अबे ग्रीटिंग कार्ड तो नॉर्मल तुमको जो देना है दो, हैप्पी बर्थडे की भी ग्रीटिंग कार्ड दो, ये कौन से ग्रीटिंग कार्ड विद ए फर्म नेम? ओके, आप समझे? मतलब मैं ग्रीटिंग कार्ड, ये केस कैसा था, एक बंदा था बिल्डिंग स्टेशन के उधर है ना, ग्रीटिंग कार्ड, न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड बांट रहा है और उसके अंदर फर्म के नाम लिखे थे और बताए थे कि फर्म क्या क्या काम करता है। इस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बांट रहा है आने जाने वालों को। ओके भाई क्या मजाक चल रहा है क्या? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ओके, फ्रॉम दिस फर्म हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस पॉइंट। ओके, सॉलिसिटिंग, ओके, काम अपने को अपनी ईमानदारी, मेहनत, इंटीग्रिटी, ये सब चीजों पे मिलना चाहिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट वो लोग चाहते हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड से बांटे नहीं क्या? अरे मैं वापस बोल रहा हूं, हैप्पी बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड बांटना, लेकिन तेरा नाम लिखना है। ओके सर, तो नाम, फर्म का नाम भी चल जाएगा। ओके, जब अपन ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, नाम और फर्म का नाम ओनली टू क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, बाकी और कुछ नहीं। क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स के अलावा ये किसी को नहीं देना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर?
ओके ये पॉइंट ध्यान में रखना। एडवर्टाइजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनियम एंड ओके सेंटेनरी सेलिब्रेशन, यानी भाई 25 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए, 75 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, सर इसके एडवर्टाइजमेंट दे सकते क्या? देखो पहले कौंसिल इस इंस्टीट्यूट में था कि ये एडवर्टाइज करना बेवकूफी वाला पॉइंट है, मतलब कहीं ना कहीं यार, ये कहीं ना कहीं अपन ये बता रहे कि अपन बहुत तोड़ 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 है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन फिर इंस्टीट्यूट को समझ में आया कि सोशलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग। आज के डेट में वी आर सोशलाइजेशन, सोशल एनिमल्स एज सच, तो सोशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर में देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि इतने साल पूरे हो गए। ओके ये ओके किया है काउंसिल ने, पहले मना किया हुआ है। ओके उसके बाद इंस्टीट्यूट को समझ में आया कि सोशलाइजेशन के लिए ये प्रॉपर है, सोशलाइजेशन हो सकता है। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज, ओके आप खाली आईसीआई के थ्रू स्पॉन्सर कर सकते हो। आईसीआई का एक यूनिट है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, उसके थ्रू ही आप स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी कर सकते हो, बाकी स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी नहीं चलेगी, बाकी स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी नहीं चलेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, सीएसआर आप करना चाहते हो, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीएसआर के थ्रू कर सकते हो आप स्पॉन्सर। यानी एग्जांपल अभी कोविड में कुछ करना है या आप सीएसआर एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई पूछने की जरूरत भी नहीं है आपको। लेकिन सीएसआर में पूछने की जरूरत भी नहीं है, सीएसआर में पूछने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके नॉट, नो नीड टू आस्क। लेकिन अगर सीएसआर नहीं है, सीएसआर नहीं है और आप अपने नाम फेम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हो, तो आपको आईसीआई के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट से ही डिस्कस करना पड़ेगा, और वो फिर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज को असेस करेंगे, और वो जो बोलेंगे उसमें स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज हो सकती है। ओके एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग एंड कोचिंग एक्टिविटीज बाय मेंबर, एग्जांपल ऐसा हो सकता है सीए इन प्रैक्टिस है और वो टीचिंग भी कर रहा है, तो यूजुअली आप देखोगे अब जो टीचिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, तो अपना बहुत बड़ा बड़ा एड ब्रांड ओके बोर्ड लगाते हैं। ओके ये अपने टीचिंग इंडस्ट्री में ओके उनके साथ में ही ये केस हुआ है, तो इसमें क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने आया ओके आप कितना भी कर लो, ओके मेक श्योर दैट यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग, यानी आप सिर्फ अपना नाम लिखिए, दैट्स इट। ओके भाई ये कंटेंट पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा आपको वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 20 साल का एक्सपीरियंस है फर्म का, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये एरिया में फर्म काम करती है, ये एरिया में फर्म ने काम किया हुआ है, ये एरिया में हमने इधर काम किया हुआ है, ये एरिया में उतना काम किया है, ये चीज मेंशन नहीं करना है। ओके होर्डिंग्स नहीं लगानी है, होर्डिंग्स लगाते वक्त सिर्फ आपका नाम होना चाहिए, वो प्रमोट नहीं होना चाहिए, एज ये सॉलिसिटिंग जैसा नहीं होना चाहिए। सॉलिसिट हुआ यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके सो एडवर्टाइजमेंट ऑफ बाय टीचिंग एंड कोचिंग एक्टिविटीज नहीं चलेगा। शेयर फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स नॉट परमिटेड। अरे मां कसम, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को अपना फर्म का प्रोफाइल मत दो अनलेस एंड अनटिल, ओके ये नो बोला हुआ है, लेकिन अगर क्लाइंट बोल रहा है कि आपके फर्म का प्रोफाइल बताइए, क्लाइंट आस्क, ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लाइंट पूछ रहा है कि फर्म का प्रोफाइल बताइए, क्लाइंट पूछ रहा है मालिक फर्म का प्रोफाइल बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। ओके क्लाइंट आस्क करता है तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आप वेबसाइट के बारे में जानते हो तो वेबसाइट दो मोड पे होती है, एक पुल मोड और एक पुश मोड। पुश मोड पे नहीं होना चाहिए, पुश मोड मतलब मैं फोर्स नहीं करना चाहिए, पुल मोड मतलब आप पूछोगे तो मैं अपडेट दूंगा, दैट्स इट। ओके टेलीविजन और मूवी क्रेडिट्स ओके, बट इट शुड बी ओनली आपका नाम एंड अदर थिंग। सर अगर आपको मालूम होगा सर, टेलीविजन और मूवी क्रेडिट में ऐसा होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट लिखा होता है और उसका नाम होता है। मूवी सीरीज वेब सीरीज में आप देखोगे चार्टेड अकाउंटेंट का नाम होता है, क्या ये चलेगा? आंसर इज यस, बट मेक श्योर ये सॉलिसिट नहीं कर रहा है, ये सॉलिसिट नहीं कर रहा है, यानी बॉस वो उसके अंदर आप क्या क्या काम करते हो क्या क्या नहीं करते हो, चार्टेड अकाउंटेंट और आपका नाम, दैट्स इट, इतना ही होना चाहिए। ओके सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय मेकिंग रोविंग इंक्वायरी इज नॉट परमिटेड, बात खत्म। सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स, ये तो अपन ने बात कर लिया। ओके ओके या अगला पॉइंट, स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेयर विच एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर सेक्शन 140। ओके सर व्हाट इज दिस? अगर आपको मालूम होगा ओके अगर स्पेशल नोटिस निकाल के ऑडिटर को अपने टर्म के पहले निकाला जा सकता है। अगर ऑडिटर को अपने टर्म के पहले निकाला जाता है तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी वो मीटिंग में आके, जनरल मीटिंग में आके बोलेगा, हाँ भाई ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा है, ओके मैं ऐसा ऐसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए जनरल मीटिंग में, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होने का राइट है, लेकिन एट द सेम टाइम ओके आप सॉलिसिट नहीं करोगे। सॉलिसिटिंग नहीं करना कि मैं इतना पॉइंट का एक्सपर्टाइज हूं, मैं ये हूं, तुम दूसरा सी लाओगे तुम्हारे लिए पछताओगे, तुमको मालूम नहीं है मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, मैं इधर कर रहा हूं, सॉलिसिट नहीं करना है। तो आपको एंश्योर करना है इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिट। क्लियर? ओके अगला पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क बाय ए मेंबर इमिनेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट, ओके इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझिए, इसका ये जोकिंगली होता है पर लेकिन बहुत तोड़ है। ओके सर इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ओके जैसा हो सकता है आप समझिए, एक एक्स लिमिटेड है, ओके एक्स लिमिटेड है, ओके मैं 80 हूं, 80 ओके अब एक्स लिमिटेड में मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया।
ओके अब पॉइंट समझ शुरू, मुझे मालूम पड़ा, मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि एक्स लिमिटेड को इंटरनल ऑडिटर की भी जरूरत है, इंटरनल ऑडिटर को भी जरूरत, इंटरनल ऑडिट की भी जरूरत है, किसी कोई तो इंटरनल ऑडिटर चाहिए। तो एक मिस्टर ए था ओके, वो मेरे पास अप्रोच करता है कि भाई ओके एटी प्लीज एक्स लिमिटेड को बोलना कि मुझे इंटरनल ऑडिटर बना देवे। वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि भाई एटी, क्योंकि तू स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तू बोल सकता है। तो एटी यानी मैं अमित आतेड़ ओके आता हूं एक्स लिमिटेड में और बोलता हूं प्लीज मिस्टर ए को इंटरनल ऑडिटर बनाने की कोशिश करो, इंटरनल ऑडिटर बना दो। ओके अच्छा आदमी है, डेफिनेटली आई कैन चार्ज फीस एंड अदर थिंग्स। ये कम्युनिकेशन अपन 211 311 में देख चुके हैं। अब पॉइंट ये था कि एक्स लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और मिस्टर ए, ये दोनों की मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या हुआ भगवान जाने। ओके ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक्स एटी को निकाल के एक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिस्टर ए को इंटरनल ऑडिटर नहीं स्टैट ऑडिटर बना दिया। मां कसम, आप समझे मालिक। ओके यानी जो एक एटी का काम था ओके जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया उसका ही काम उसने ले लिया, जिसने तेरे को इंट्रोड्यूस किया वही काम तूने ले लिया। ओके गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यही पॉइंट यहां पर बोला गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क बाय ए मेंबर इमिनेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर। ओके मेरे ख्याल से एग्जांपल समझ में आ गया। ओके गिल्टी पाया जाएगा भाई, गिल्टी पाया जाएगा। गिविंग पब्लिक इंटरव्यूज नो प्रॉब्लम बट एंश्योर यू डोंट डू पब्लिसिटी, नो पब्लिसिटी। मेंबर्स एंड फर्म हु पब्लिश एडवर्टाइजमेंट अंडर बॉक्स नंबर मतलब क्या। ओके आपको मालूम है न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है जहां पर बॉक्स में एडवर्टाइज दिए जाते हैं। इतने अगर मालूम है बॉक्स में एडवर्टाइज दिया जाता है, वेकेंसी की बॉक्स होते हैं। ओके नॉट परमिटेड, ओके इसमें नहीं परमिटेड है सर। तो फिर मैं एडवर्टाइज दे नहीं सकता। आईसीए की जर्नल है ना, वहां पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आईसीए के जर्नल होते हैं जो मंथली जर्नल होते हैं, उसके अंदर यहां पर बॉक्स जैसे देना चाहते हो तो आप उसमें एडवर्टाइज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश एडवर्टाइजमेंट इन पेपर न्यूज़पेपर अंडर बॉक्स नंबर नहीं दे सकते। बॉक्स नंबर मतलब समझ में आया। ओके बॉक्स में होता है, मालूम है ना वो इवन वो कोई चला गया वो बॉक्स नंबर में होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो बॉक्स नंबर नहीं चलेगा। एंड एजुकेशनल वीडियोस कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सीएन, ये सब सीएन प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो आप मेरे को मत लिंक करना। आई एम नॉट ए सीएन प्रैक्टिस, आई एम एफसीए बट आई एम ए मेंबर ऑफ आईसीए बट आई एम नॉट ए सीएन प्रैक्टिस। तो मालिक एजुकेशनल वीडियो क्या मैं बना सकता हूं, मतलब सीएन प्रैक्टिस बना सकते हैं? आंसर इज यस। नो कॉन्टैक्ट डिटेल एट ऑल। आप YouTube पे डालो, जिधर डालना है फेसबुक पे डालो, जो डालना डालो, लेकिन आप कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दोगे। आप अपना नाम दोगे, सीए बोलना है तो बोलिए, लेकिन आपका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दिया जाना चाहिए। ओके फर्म का नाम एंड अदर थिंग्स ये नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ओके दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। ये हुआ तेरा 611। मेरे ख्याल से ये सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में क्लियर हुए रहेंगे। सॉलिसिटिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके तो आप ध्यान रखिए, अभी एक पॉज करके फिर इस सबको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और ये सारे एग्जांपल को आप नोट कर देखो। आपको समझ में तो आ जाना चाहिए एग्जांपल, मैंने हाँ या ना समझा दिया है। ओके और कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप करके मैं रिस्पॉन्ड करता हूं मालिक। नेवरदलेस ओके आई एक्सप्लेन यू। तो अभी पॉज करके आपको नोट करना तो कर लीजिए, मैं एक आगे जा रहा हूँ 1 मिनट में। ओके तो नेवरदलेस ओके मेरे ख्याल से आपका कंटेंट हुआ रहेगा, तो यहाँ पर 611 खत्म हो जाता। नाउ कमिंग ऑन 711। ओके 711 पहले 611 का क्या लिखा मालिक, 611 क्या हुआ, सॉलिसिट। तो याद रखना सॉलिसिट नहीं कर सकता, सॉलिसिट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सॉलिसिट नहीं कर सकता। कैसे? ओके मैं इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दूं, सर्कुलर नहीं दे सकता। ओके पर्सनल इंटरव्यू नहीं दे सकता, पर्सनल इंटरव्यू नहीं दे सकता। ओके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, नॉर ओके पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। पर्सनल कम्युनिकेशन मिलके बात करने का वो भी नहीं कर सकता है, सॉलिसिट नहीं कर सकता। ये गिल्टी पाए जाएंगे अगर आपने ये किए तो, ये पॉइंट समझ लेना। ओके सातवां क्या है, सातवां इज सिमिलर टू सिक्स्थ बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ और सेवेंथ में मैं आपको मोटा मोटी एक चीज ब्रीफ में समझा दूं। सिक्स्थ में अपन सॉलिसिट करते हैं और सॉलिसिट करते हैं, देखो फिफ्थ में भी कंफ्यूजन होता है। फिफ्थ मतलब सिक्योर करना, मांगना। सिक्स्थ में ओके कुछ ऐसी चीजें बताना जिसकी वजह से तुम मेरे पास आ रहे हो, फर्म के बारे में, फीस के बारे में। सेवेंथ में मैं अपनी हवा कर रहा हूं, मैं अपनी हवा कर रहा हूं और मैं ये बता रहा हूं बाकी सब झंपे लोग हैं, अपन तोड़े। अपनी हवा करना, ओके अपने प्रोफेशनल अटेंडेंस को भारी बताना, अपन तोड़ है। एग्जांपल मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब चीज इसको हवा करना। आप डिस्प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओके आप इंडिविजुअली ओके क्या नहीं कर सकते, अलोंग विथ योर सीए पॉइंट। यानी अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपको एंश्योर करना होगा आप डिग्निफाइड लेवल पे रहिए। तो 711 इज नथिंग बट एडवर्टाइज करना। और एडवर्टाइज क्या करना, फर्म केस में या सॉलिसिट नहीं करना, एडवर्टाइज अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट करना, प्रोफेशनल अटेनमेंट। ओके वो चीज का डिस्कशन 711 में जाता है।
तो लेट डिस्कस इन 7-1 आराम से, क्योंकि यहां पर भी आपको वापस केस है, देखो जैसे यहां पर केसेस वापस 13 केसेस है, यहां पर भी डिस्कशन करने लायक। एंड वंस दिस इज ओवर, ओके, आप ये समझ लीजिए फर्स्ट शेड्यूल का मेजर टारगेट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद नहीं है पॉइंट, ऐसा नहीं है, पर ठीक है, मैनेजेबल पॉइंट है, उसके बाद ज्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, तो नेवरदलेस, ओके, लेट डिस्कस विथ योर फर्स्ट पॉइंट, क्लॉज 7। क्लॉज 7 क्या बोलता है? Advertise his professional attainments or services, uses any designation or expression other than chartered accountant on professional documents, visiting cards, letterheads or signboards, unless it is a degree of university established by law in India or recognized by central government, or a title indicating membership of the Institute of Chartered Accountant of India or of any other institution that has been recognized by CG or may be recognized by council। यानी आप अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे या विजिटिंग कार्ड पे या लेटर हेड पे या साइन बोर्ड पे, ओके, आप सीए के अलावा और कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं करने चाहिए। अब सीए के अलावा और कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं करने चाहिए इन सब पे, ओके, सीए के अलावा और कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं करने चाहिए अनलेस वो कोई डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी है, ओके, जो एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, यानी बीकॉम जैसा कोर्सेस, ओके, और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, और या तो टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीआई है, यानी एसीए एफसीए वाला सिनेरियो, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी और काउंसिल। ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यानी आप अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं अपने नाम, ओके, एग्जांपल, ओके, अमित तातेड़ चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकता। अगर मैं और कुछ यूज करता हूं तो आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन अगर कोई डिग्री ऑफ लॉ है, यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, ओके, लॉ ऑफ जो डिग्री है, ओके, विच इज गिवन बाय लॉ, ओके, विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो वो मैं यूज कर सकता हूं। अगर सीजी ने कोई डिग्री दी है, ओके, सीजी के बेसिस पे कोई है, तो मैं यूज कर सकता हूं, या काउंसिल के हिसाब से लगता है कि भाई ये यूज करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर हियर। ओके, लेकिन इसमें और एक चीज दी है, प्रोवाइडेड दैट मेंबर इन प्रैक्टिस मे एडवर्टाइज थ्रू अ राइटअप के थ्रू एडवर्टाइज कर सकता हूं, सेटिंग आउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम और हिज फर्म एंड पर्टिकुलर ऑफ हिज फर्म सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस एज मे बी इशूड बाय काउंसिल। सर व्हाट इज द राइटअप का पॉइंट? राइटअप का पॉइंट मैं आपको ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा अभी, फिलहाल राइटअप को अपन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस में होगा ये राइटअप एंड वेबसाइट का डिस्कशन अपना लास्ट में होगा गाइडलाइंस में। ओके, तो राइटअप्स के ऊपर इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। राइटअप्स के पॉइंट में ओके, अपने को ध्यान रखना होगा। ओके, मतलब वी कैन गिव द डिटेल्स, ओके, अपने अटेंडमेंट। अब एक चीज इन्होंने एक न्यू इंसर्ट किया है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखना है, ये वाला जो रेड में लिखा हुआ है, a member empaneled as insolvency professional or registered valuer can mention IP or registered valuer respectively on his visiting card and letterhead। यानी letterhead और visiting card में अगर आप IP हो या registered valuer हो, तो आप वो लिख सकते हो, chartered accountant and insolvency professional, chartered accountant and registered valuer, आप वो मेंशन कर सकते हो। तो ये रेड पॉइंट आ गया। ओके सर, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी, मतलब मैं ये भी हूं सर, मैं इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूं, कॉस्ट कंसल्टेंट हूं, इट इज इम्प्रॉपर टू मेंशन। ओके, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर रहे हो, ओके, आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट यूज करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो कि मैं इनकम टैक्स में तोड़ू। जीएसटी कंसल्टेंट बता रहे हो, तो भाई ये समथिंग, ओके, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग, इट इज नॉट सॉलिसिटिंग। सॉलिसिटिंग मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको बोल रहा हूं कि तुम मेरे पास आओ, सस्ते में करके दूंगा, मेरे पास आओ, बेस्ट करके दूंगा, मेरे पास आओ, सर्विसेज तोड़ोगी, दूसरे के पास सर्विसेज नहीं मिलेगी, दूसरे का ऑफिस एकदम बकवास है, मेरा ऑफिस सही है। ओके, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये सॉलिसिट हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भाई मैं एक्सपर्ट हूं इस एरिया में, मैं तोड़ू इस एरिया में, देन इट इज एडवर्टाइजिंग। तो अमित तातेड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी कंसल्टेंट, ओके, नहीं भाई नहीं चलेगा। अमित तातेड़, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मालिक, नहीं चलेगा, प्लीज मेक इट श्योर। मेरे ख्याल से समझ में आया। ओके, लेकिन अमित तातेड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, चलेगा। अमित तातेड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट हैज बीन गिवन बाय इंस्टीट्यूट। ओके सर, इसके साथ में अलावा और क्या क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ये डिस्कशन आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या बोला हुआ है, जो काउंसिल ने डिग्री बोली है या गवर्नमेंट ने डिग्री बोली है, वो भी तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर ओके, आगे एक एक पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट, 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट में आप समझ लो, एकदम अच्छे से समझो। परमिशन टू मेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टन इंस्टीट्यूशन, तो इन्होंने इसमें 2 इंस्टीट्यूट दिए हैं, 3 इंस्टीट्यूट दिए एक्चुअली, 2 नहीं, एक साउथ अफ्रीका की इंस्टीट्यूट है, एक आयरलैंड की इंस्टीट्यूट है, और एक इंग्लैंड की इंस्टीट्यूट है। ये 3 इंस्टीट्यूट के, ये कौन सी इंस्टीट्यूट है? सीए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफ आयरलैंड, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये 3 इंस्टीट्यूट के नाम आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो।
यानी एसीए ऑफ आईसीएआई एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफ आयरलैंड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वालिफिकेशंस, ओके, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस यू कैन मेंशन टुगेदर, नो इशू। कैन वी प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट, मैं लॉयर एज ए प्रैक्टिस कर सकता हूं अगर मैं लॉयर भी हूं तो? आंसर इज यस, यानी आप दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सीए की भी और सीए की भी और लॉयर की भी, लेकिन ओके आपको समझना होगा, ओके सेपरेट स्टेशनरी होनी चाहिए, सेपरेट स्टेशनरी होनी चाहिए। सर इसका मतलब, ओके भाई एकदम क्लियर कट रखिए, ओके लॉयर की जो विजिटिंग कार्ड होंगे, लेटर हेड्स होंगे, वो अलग होना चाहिए, और सीए के विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड होने चाहिए, वो अलग होने चाहिए, दैट्स इट। सर ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिसिंग एज कंपनी सेक्रेटरी इन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी एट द सेम टाइम कैन आई प्रैक्टिस सीएस आल्सो एंड सीडब्ल्यू आल्सो? अगर मैं उधर के भी मेंबर रहता हूं, ओके ये लोग बोलते हैं यस, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके पहले इसमें ये था कि यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस, अभी भी प्रैक्टिसिंग कर सकते हो, ओके लेकिन स्टेशनरी सेपरेट करिए, सेपरेट स्टेशनरी। ओके इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट ने अपना क्या किया है, जिनके साथ टाई अप अपने तोड़ है उनके साथ में अपने ट्यूनिंग अप कर ली है। ओके अगर वो बोलते हैं कि सीए की भी प्रैक्टिस करो, सीएस की भी करो, चलेगा, लेकिन सेपरेट स्टेशनरी रखो। तो यहां पर ये थर्ड पॉइंट में एकदम क्लियर कट रखा हुआ है कि भाई यू कैन प्रैक्टिस एज ए कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अनलेस मतलब अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो सीए की एज ए प्रैक्टिस, याद रखो ये सब क्लॉजेस सीए एज ए प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके भाई लेटर हेड्स या जो भी होने चाहिए वो सब अलग अलग होने चाहिए। आप चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सेपरेट स्टेशनरी रखिए। ओके ये वाला सिनारियो रखिए। मेंशन ऑफ फर्म नेम, ओके एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, कहीं पर भी अपना फर्म नेम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा मेंशन कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, ये मैंने आपको बता दिया। सर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए? लेटर हेड, जो ऊपर नाम दिए थे ना, लेटर हेड्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गया, ओके स्टेशनरीज हो गई, ये सारी चीज में फर्म का नाम डिस्क्लोज करो। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट में आपने फर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, पर्सनल चीजों में फर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। सर ऐसा हुआ है कि भाई मेरा कोई एक आर्टिकल है, वो जो रैंक लाया है उसको मेरे को कांग्रेचुलेशन करना है, न्यूज में आर्टिकल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके यहां पर दिया हुआ है नोटिस इन प्रेस रिलेटिंग टू सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, अपने आर्टिकल का, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे कोई इशू नहीं है, बस मेक श्योर ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग जैसा ना हो जाए कि भाई हमारे इसमें से ये निकल के ऐसा हुआ है, एडवर्टाइजिंग जैसा ना हो। हाँ पर कांग्रेचुलेशन के आ सकते हैं ना, कांग्रेट्स फॉर AIR1, कांग्रेट्स फॉर AIR10, इस तरह से अपन न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ओके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्टिफिकेशंस जो देते हैं लेटर हेड्स पे होने चाहिए, लेटर हेड्स पे होने चाहिए, लेटर हेड्स ऑफ फर्म पे आपने सर्टिफिकेट्स देने चाहिए या रिपोर्ट्स देने चाहिए। यानी अगर कोई भी रिपोर्ट्स आप इशू कर रहे हो या कोई भी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, इट शुड नॉट बी ऑन योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, इट शुड बी ओनली योर लेटर हेड ऑफ फर्म, फर्म का लेटर हेड होना चाहिए, उस पर ही होना चाहिए। अमित ताते नहीं, ATN कंपनी का लेटर हेड होना जरूरी है, ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, ओके क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंक्लूडिंग इंटरनेट पे आके ओके बता सकता हूं कि मैं क्या हूं मैं क्या नहीं हूं? ओके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया ना एजुकेशनल वीडियो भी तो चलेगा, बट ये याद रखिए इट शुड नॉट बी प्रमोशनल, ये प्रमोशनल नहीं होना चाहिए। प्रमोशनल मतलब इन शॉर्ट सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? प्रमोशनल पैसे दे के मैं नहीं आना चाहिए उधर, मुझे बुलाया गया है और मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, पैसे देके, प्रमोशनल जैसा नहीं होना चाहिए, यानी आई एम प्रमोटिंग माय सीए फर्म और आई एम प्रमोटिंग माई सेल्फ, ये नहीं होना चाहिए। ओके ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज, सेमिनार एक्सेट्रा फॉर हिज स्टाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। बस मेक श्योर दैट आप कोई बाहर के स्टाफ को बुलाते हो तो वो सिर्फ ट्रेनिंग और सेमिनार रहे, वो आप अपने आप का प्रमोशन ना करें। इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है, प्रमोशनल नहीं होना चाहिए, तो आपको ये समझना होगा कि प्रमोशनल ना हो। ओके कोई इशू नहीं है। सर राइटिंग आर्टिकल और लेटर टू द प्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके प्रेस में लेटर लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट विद द डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्टरशिप के लिए अगर आपको मालूम होगा, अगर डायरेक्टर बनते हैं तो 100% आपको प्रोस्पेक्टस में आपका नाम देना पड़ता है, आपके क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस देना पड़ता है। तो यहां पर डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि उसने इंश्योर करना है कि वो नाम जो जा रहा है, ओके पब्लिक अनाउंसमेंट में जो नाम जा रहा है, वो नाम कहीं ना कहीं इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ। ओके वो एडवर्टाइजमेंट में लीड ना हो, तो हु विल टेक केयर? डायरेक्टर शुड टेक केयर, डायरेक्टर ओके शुड टेक केयर, डायरेक्टर टू शुड टेक केयर। नेटवर्क फॉर्म्स एंड नेटवर्किंग गाइडलाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे गाइडलाइंस है, ओके लास्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे, इवन इसका नवंबर 20 के लेक्चर में मैंने आपको ये करवाया गाइडलाइंस के लिए, नेटवर्किंग फॉर्म एंड गाइडलाइंस, नेटवर्क फॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। जो नेटवर्क फॉर्म्स है उनके लिए क्या सीन है? यूज ऑफ लोगो, सर पहले इंस्टीट्यूट ने अपना परमिट किया था, पर परमिट क्या किया था, आप लोगो बना सकते हो अपना, बस आपको यह बताया गया था कि आपका जो पहला नाम है उससे लोगो बनाइए,
यानी 80, तो ए के थ्रू लोगो बनाइए, ओके, या फर्म के नाम जो होता है ना इनिशियल नाम, उसके थ्रू आपका लोगो दिखना चाहिए और रिसेंबल करना चाहिए। फिर अपन लोग शाने निकले, अपन लोग को लोगो जैसे बनाता था वैसे फर्म के नाम रखने लगे। लोगो अट्रैक्टिव, लोगो मैटर्स अ लॉट, लोगो कैच द पर्सन। कुछ समझ में आया? तो इंस्टीट्यूट पहले क्या बोलती थी, लोगो बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन पर आपका नाम के हिसाब से लोगो होना चाहिए, आपके फर्म के नाम से लोगो दिखना चाहिए, फर्म के नाम को रिसेंबल कर रहा है। फिर आपने क्या किया, आपने लोगो जो सिलेक्ट किया, लोगो पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद अपने फर्म के नाम रखने चालू किया, जो कि एक्चुअली रेगुलेशन के हिसाब से सही नहीं रहते। फर्म के नाम वो रेगुलेशन के हिसाब से भी सही नहीं है। रेगुलेशन जो काउंसिल के रेगुलेशन उसके हिसाब से फर्म के नाम सही नहीं है। ओके, देखो अगर फर्म के नाम सही है और लोगो भी मैच, कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर ये था, फिर इंस्टीट्यूट ने एक चीज निकाल दी, एक काम करो, ओके भाई, यूज ऑफ लोगो, ओके, प्रोहिबिट करते हैं हम। तो अगर आपका लोगो है जो आपके फर्म के नाम पे नहीं जाता है या आपके इस पे नहीं जाता है, तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो यहां पर यूज ऑफ लोगो यूजुअली प्रोहिबिटेड है। ओके, नेटवर्किंग फर्म्स के लिए कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उन्होंने कुछ सेपरेट गाइडलाइंस दी है। बाकी अदर देन, ओके, ये पॉइंट ये लोग बोलते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम जो कॉमन सीए लोगो देते हैं उसको ही यूज करो। ओके, रेदर देन अपना लोगो बनाने की जगह हम लोग मिलके काम करें, सबके हित में काम करें, वैसा होना चाहिए। एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखो अलग अलग लोगो बनाने लगा तो वो एडवर्टाइज, बिकॉज लोगो कैचेस द फिगर and this is what exactly happens here. तो this is something which is your clause 7। तो मेरे ख्याल से clause 7 का कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में गया होगा और यहां तक की स्टोरी clause 7 में काम खत्म हो जाएगी। तो clause 6 ओके, सॉलिसिट करना, clause 7 एडवर्टाइज करना। ओके, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 का 7 पॉइंट क्लियर है मालिक। ओके, तो यहां तक अगर देखा जाए तो मोटा मोटी अपना काम खत्म होता है, मेजर फर्स्ट शेड्यूल का काम खत्म होता है मेजरली। ओके, तो इसके बाद अब मैं, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर हो गया, तो मैं ऑलमोस्ट वैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1-1 घंटे के इसमें। तो अब यहाँ पर अपन हॉल्ट करते हैं और इसके बाद वापस लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो उसमें आपका फर्स्ट शेड्यूल ऑलमोस्ट, फर्स्ट शेड्यूल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा, सेकंड शेड्यूल भी हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो उसको अपन थोड़ा सा लेक्चर, थर्ड लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रख के ओके क्लोज कर देंगे, एंड देन विल फोकस ऑन फोर्थ लेक्चर, ओके, एंड सो ऑन। तो नेवरदलेस, बट ये पॉइंट है कि अपन ने अभी तक क्या किया, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में क्लॉज 1, ओके, प्रैक्टिस नहीं दे सकते ना, नेम इन प्रैक्टिस नहीं दे सकते। सेकंड, पे नहीं कर सकते। थर्ड, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फोर्थ, पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते। फिफ्थ, सिक्योर नहीं कर सकते। सिक्स, सॉलिसिट नहीं कर सकते। एंड लास्ट, एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ये पॉइंट अपने डिस्कशन में आगे वाले लेक्चर में अपन आगे डिस्कस करेंगे मालिक।